गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में शुरू करेंगे 10वीं के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जो प्रत्येक रोज़ आपको मैथ और साइंस का 10 से 10 करके मिलेगा। इसको पहले आप सजा लीजिए। सजाइएगा तो कितना होगा? 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और उसके बाद है 12। देखिए कितना हुआ, 8 हुआ कि नहीं हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो क्या कीजिए, 3 को इधर से छोड़ दीजिए और 3 को इधर से छोड़ दीजिए। 3 को इधर से छोड़ दीजिए। अब बीच वाला बचा है 7 और 8। 7 और 8 को जोड़कर दूले भाग कर दीजिए। 7 और 8 15, 15 बटा में 2 कट के हो गया 7.5। तो आपका आंसर हो जाएगा पूरा का पूरा कितना? 7.5। 7.5। शायद आप इस बात को इसे क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन है 9, 3, 4, 7, 2, 9, 9, 7, 9, 9 का बहुलक क्या होगा? देखिए, बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है कि सबसे अधिक बार कौन आया है। बहुलक होता ही क्या है? बहुलक का मतलब ही होता है कि सबसे अधिक बार। बहुलक का मतलब क्या होता है? सबसे अधिक बार। तो सबसे अधिक बार यहाँ पर देखिएगा तो सबसे अधिक बार 9 आया है। हम थ्योरी में बहुलक का फॉर्मूला, बहुलक क्या है, बहुलक किसे कहते हैं, ये सब बतला दिए हैं। अभी आपको केवल क्या करना है? अभी केवल और केवल टिक करते जाना है। आप कितना 10 में सही करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो 27 तो 3 से नहीं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना कटे को प्राइम नंबर, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये क्या हो गया कि 27 जो है वो कटेगा। 27 जो है वो 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, जबकि 35 भी 7 से कटेगा, 5 से कटेगा, 56 भी 7 से कटेगा, 8 से कटेगा। तो इसमें से तीनों नहीं होगा। होगा क्या हमारा? 13। 13 केवल 1 और 3 से कटता है, आपको याद होगा। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, ये घट गया कैसे? तो ये इसका हो गया 9, इसका हो गया इतना। अगला है आपका, अगला प्रश्न है, यदि किसी ब्रह्मवर्ता सारणी का माध्य 8.9 एवं माध्यिका 9 हो तो बहुलक होगा। देखिए, बहुलक और माध्य और माध्यिका में क्या संबंध होता है? तो बहुलक के बराबर होता है 3 माध्य, 3 माध्य, 3 माध्य माइनस 2, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, 3 माध्यक माइनस से 2 माध्य, ये होता है। ठीक है। तो आप इससे ज्ञात करेंगे। तो इस फॉर्मूला से जब आपको ज्ञात करना होगा तो मेरे अकॉर्डिंग 9 या 27 माइनस 17.2, तो आप घटाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 9.2। 9.2 हो जाएगा इसका, 9.2 आंसर आएगा। अगला है 19 और 25 का समानांतर माध्य। देखिए, समानांतर माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करना है आपको? 19 और 25 को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देना है। समानांतर माध्य बराबर होता है सभी राशियों को योग गोटा में सभी संख्या। तो 19 और 25 को जोड़ दीजिए। तो 19 और 25 को जोड़िएगा तो 9 और 5 14 और 2 1 3, 3 1 3, 3 1 4। तो 9 5 14, 44, 44 बटा में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो हो गया कितना? 22 हो गया। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? इस तरह से आपका आंसर होगा 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 22। अगला है, किसी घटना ई के लिए पीई प्लस पीई नहीं की प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, घटना पी कहने का मतलब घटना होगी और पी नहीं मतलब घटना नहीं होगी। तो पी और पीई नहीं होने की घटना कितना होता है? तो हमेशा 1 के बराबर होता है। ऐसे भी आपको याद रखना होगा कि किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता पीई हमेशा 0 से बड़ा होता है और 0 से बड़ा होता है और 1 से हमेशा छोटा होता है। 1 से हमेशा छोटा होता है, ये बात याद कीजिएगा। 0 से बड़ा होगा पीई का वैल्यू और छोटा और बराबर होगा 1 से। ये भी बातें याद करते चलिएगा। तो अगला प्रश्न है कि किसी घटना ई के लिए पी प्लस, ये तो हो गया। अगला 17 नंबर है। कितना? 17 नंबर।
दो सिक्के के उछाल में दो शीर्ष आने की प्रयिकता होगी। दो सिक्के के उछाल में दो शीर्ष आने की, देखिए दो सिक्का उछालिएगा तो क्या क्या आएगा, हेड हेड आएगा, टेल टेल आएगा, और एक बार हेड एक बार टेल आएगा, और एक बार टेल और एक बार हेड आएगा। मतलब टोटल परिणाम तो हो गया आपका 4, टोटल परिणाम हो गया, टोटल परिणाम 4 हो गया। तो प्रयिकता प्रभाव होता है जो निकालना होता है उसको ऊपर और बाकी को जो कुल होता है उसको नीचे। तो कुल प्रयिकता हो गया हमारा 4, कुल हो गया 4, निकालना है 2 शीर्ष, तो 2 शीर्ष 2 हेड आएगा कब, तो एक बार, तो 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, इसको आपको क्या करना होगा कि देखिए यहाँ पर ये है हमारा कोई स्तंभ, ये है इसका छाया। तो कह रखा है कि यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की, मान लीजिए ये स्तंभ की छाया की लंबाई 1 है, तो ये अपने आप ये √3 होगा कि नहीं होगा। जब ये √3 होगा तो ये बताइए कि किसका वैल्यू का, 1√3/1 किसके लिए, अगर 10 रखोगे तो 10 थीटा बराबर लंब बटा में आधार होता है, तो लंब बटा में आधार मतलब √3/1, और √3 किसका वैल्यू होता है, तो 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो हम कहेंगे कि 10 60 डिग्री, मतलब थीटा का वैल्यू 60 हो गया, थीटा का वैल्यू 60 हो गया। अगला है 19 नंबर, अगला 19 नंबर, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लसक क्या होगा। देखिए कोई भी ए और बी संख्या हो उसका लसक क्या होगा, तो लसक मतलब अगर मान लीजिए अभाज्य संख्या हमारा क्या है, तो अभाज्य संख्या है हमारा, अभाज्य संख्या हम ले लेते हैं यहाँ पर, अभाज्य संख्या ले लेते हैं 2 और 3, इसमें अगर मल्टीपल कीजिएगा तो 6 आएगा, 2 और 3 लेंगे तो मल्टीपल कीजिए कितना हुआ, 6 हो गया। अगर मान लीजिए 3 और 4 लीजिए और इसका 3 और 5 लीजिए, तो इसका अगर HCF लसा ज्ञात कीजिएगा तो किसी इसमें कोई कॉमन चीज़ नहीं है, तो गुणा होगा, तो गुणा करेंगे तो कितना होगा, 15 होगा। मतलब ये है कहने का मेरा कि किसी भी अभाज्य संख्याओं का लसा उसके गुणनफल के बराबर होता है, ये बात याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रयिकता नहीं हो सकती है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रयिकता नहीं हो सकती है। देखिए किस घटना की प्रयिकता नहीं हो सकती है, अनिश्चित घटना की प्रयिकता नहीं हो सकती है, और एक से बड़ा किसी की प्रयिकता नहीं होगी, और 0 से छोटा किसी की प्रयिकता नहीं होगी। ये बातें आप समझ पा रहे होंगे। तो हमें क्या करना होगा कि इसमें देखना होगा कि किसका वैल्यू 1 से कम है, तो 1/3 का तो वैल्यू कम नहीं है, 0 इसका भी नहीं, मतलब ये है 7/6 है, वो 7/6 है। ठीक है, तो ये कौन सा निकलेगा आप लोग समझ पा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय।